इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि इसमें कानूनी बारीकियों को, जो अक्सर काफ़ी नीरस लगती हैं, बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तरीके से समझाया गया है। और आज के इस सफर का उद्देश्य भी बिल्कुल स्पष्ट है। हम उन भारी भरकम कानूनी शब्दों को, जैसे मजरूआ, गैर मजरूआ, खूटकट्टी, छत्तीसा, इन सब को डिकोड करेंगे, और वो भी इस तरह से कि किसी कानून की किताब को पढ़ने जैसा बिल्कुल ना लगे। मतलब ये जानकारी सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वालों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी, जमीन की खरीद बिक्री के दांव पेंच और रोज सुबह अखबारों की सुर्खियों को सही मायने में समझने के लिए इन शब्दों की बुनियादी समझ होना बहुत जरूरी है। देखिए, कानूनी साक्षरता एक ऐसा हथियार है जिसके अभाव में ही जमीनी विवाद जन्म लेते हैं। जानकारी ना होने की वजह से ही लोग अक्सर पीढ़ियों तक चलने वाले मुकदमों में फंस जाते हैं। सही बात है। और इसी बात से झारखंड की वर्तमान स्थिति का एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। मैं सोच रही थी कि 25 साल का एक युवा राज्य जो खनिज संपदा, जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से इस कदर भरपूर है कि इसे देश के सबसे अमीर और विकसित राज्यों की कतार में सबसे आगे होना चाहिए। हाँ, पर ऐसा है नहीं। वही तो, जब भी विकास की राष्ट्रीय रैंकिंग आती है तो ये राज्य अक्सर पीछे खड़ा नजर आता है। इस स्रोत सामग्री की गहराई में जाने पर यह साफ समझ में आता है कि इस धीमे विकास और रुकी हुई परियोजनाओं का एक बहुत बड़ा कारण यही अंतहीन भूमि विवाद और जमीन से जुड़े जटिल कानून हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून कभी भी मानवीय भावनाओं या हमदर्दी पर काम नहीं करता। वो केवल पक्के सबूतों और दस्तावेजों और तथ्यों की भाषा समझता है। अरुण अग्रवाल सर के लेक्चर में रांची के रिम्स इलाके की जमीन का एक बहुत ही ताजा उदाहरण दिया गया है जो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। रिम्स वाला मामला तो काफी चर्चा में था। बिल्कुल। वहां कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाकर 60 से 70 लाख रुपए में फ्लैट खरीदे थे। लोग वहां पूरी शांति और सुरक्षा के एहसास के साथ रह रहे थे। लेकिन फिर हाईकोर्ट का एक सख्त आदेश आता है और महज 72 घंटे के अंदर उन सभी घरों को, उन महंगे फ्लैट्स को जमींदोज कर दिया जाता है। बाप रे, 72 घंटे का नोटिस! ये सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि बिना सही जानकारी के जीवन भर की कमाई कैसे पल भर में मिट्टी में मिल सकती है। एक आम नागरिक के नजरिए से सोचें तो ये कितना खौफनाक है। लेकिन इसके पीछे का कानूनी तर्क क्या था? कानूनी तर्क बहुत सीधा था। वो जमीन मूल रूप से रीम्स की थी, जिसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सरकारी जमीन थी। अच्छा। जब ये मामला सामने आया तो लोग न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए। उनका तर्क था कि उन्होंने तो बिल्डर को पूरे पैसे देकर रजिस्ट्री करवाई है, इसमें उनका क्या दोष है? जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया। कानून की नज़रों में अगर जमीन के मूल दस्तावेज यानी खतियान में गड़बड़ी है या वो जमीन सरकारी है तो उस पर बना कोई भी निर्माण, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, अवैध ही माना जाएगा। मतलब कोई रियायत नहीं? कोई रियायत नहीं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक फैसला भी दिया। वो क्या था? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन सरकारी अधिकारियों या विभागों ने नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से उस निर्माण को क्लियरेंस दिया था, उनकी पहचान की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रभावित लोगों को जो मुआवजा दिया जाएगा वो आम जनता के टैक्स के पैसे से नहीं बल्कि उन दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा। वाह, ये बहुत ही कड़ा लेकिन जरूरी संदेश है जो सिस्टम की जवाबदेही तय करता है। रिम्स की इस घटना से एक बात तो साफ है कि जमीन के कागजात सिर्फ रद्दी के टुकड़े नहीं है। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि इन कागजों और झारखंड के इन विशेष भूमि कानूनों को बनाने के लिए कितना लंबा संघर्ष हुआ था। बिल्कुल, ये रातों रात नहीं बने थे। जैसे CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये 1908 में लागू हुआ था। लेकिन इसकी असल नींव भगवान बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक उलगुलान या महाविद्रोह से जुड़ी है, जो 1895 के आसपास शुरू हुआ था। हाँ, 1895 से शुरू होकर 1900 के आसपास समाप्त हुआ था। उस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें इस कदर हिला दी थीं कि उन्हें ये एहसास हो गया था कि अगर आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन छीनने से नहीं रोकी गई तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। इसी दबाव में अंग्रेजों को 1902 से ही इस कानून का ड्राफ्ट बनाना शुरू करना पड़ा था। आज ये CNT एक्ट झारखंड के 18 जिलों में एक सुरक्षा कवच की तरह लागू है।
और इसी ऐतिहासिक दबाव का असर था कि संथाल परगना के 6 जिलों के लिए भी एक अलग कानून लाया गया, जिसे एसपीटी यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। एसपीटी एक्ट, जी। इन दोनों ही कानूनों की आत्मा और इनका मूल उद्देश्य एक ही था, ये सुनिश्चित करना कि बाहरी लोग या साहूकार यहाँ के मूल निवासियों की जमीन पर किसी भी तरह का छल कपट करके कब्जा ना कर सकें। ये एक तरह से जनसांख्यिकी और संस्कृति को बचाने का कानूनी प्रयास था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इन ऐतिहासिक कानूनों और रोजाना अखबारों में छपने वाले जमीनी विवादों को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले उस कानूनी भाषा से दोस्ती करनी होगी जो इन फाइलों में दबी पड़ी है। शब्दावली को समझे बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बुनियादी शब्दावली को समझे बिना ये सफर अधूरा रहेगा। तो काश्तकारी और जमीन के विभिन्न प्रकारों से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। अक्सर बातचीत में मजरूआ और गैर मजरूआ जमीन का जिक्र आता है। इसका असल मतलब क्या है? इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले काश्तकारी यानी टिनेंसी शब्द की जड़ तक जाना होगा। बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो यह एक तरह की किराएदारी की व्यवस्था है। किराएदारी? हाँ, इसमें हमेशा 2 मुख्य पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है लैंडलॉर्ड, जो जमीन का असली मालिक है। रियासतों के दौर में ये जमींदार या राजा हुआ करते थे, लेकिन आज के लोकतांत्रिक समय में जमीन की असली मालिक सरकार है। समझ गई। और दूसरा पक्ष होता है टेनेंट या रैयत। यह वो किसान या व्यक्ति है जो जमीन पर खेती कर रहा है, अपना घर बनाकर रह रहा है, और इसके बदले में वो लैंडलॉर्ड यानी सरकार को सालाना लगान या टैक्स चुकाता है। यहाँ स्रोत सामग्री में एक और बहुत ही दिलचस्प बात स्पष्ट की गई है। अक्सर समाज में कब्जा या पोजेशन शब्द को लेकर एक बहुत गहरी गलतफहमी होती है। आम बोलचाल में कब्जा शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई गुंडागर्दी या जमीन हड़पने का गैर कानूनी काम हुआ हो। हाँ, लोग इसे नेगेटिव मानते हैं। लेकिन कानूनी शब्दकोश में कब्जा हमेशा अवैध नहीं होता, है ना? बिल्कुल। इस कानूनी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने सही दस्तावेजों के साथ जमीन खरीदी है और उस पर अपनी बाउंड्री या चारदीवारी बना ली है, तो कानून की नजर में वो उसका वैध कब्जा है, यानी लॉफुल पोजेशन, जो कि पूरी तरह लीगल है। जी, ये उसके मालिकाना हक को सुरक्षित करता है। इसके विपरीत अवैध कब्जा या अतिक्रमण तब होता है जब किसी के पास उस जमीन का कोई कानूनी अधिकार न हो, फिर भी वो उसे घेर ले या उस पर निर्माण कर ले। अब जमीन के मुख्य वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस जमीन पर खेती हो सकती है या नहीं। इसमें पहला बड़ा नाम आता है मजरूआ जमीन। मजरूआ, जी। मजरूआ का सीधा और सरल अर्थ है वह जमीन जो कृषि योग्य है, जिसकी मिट्टी उपजाऊ है और जहां फसल उगाई जा सकती है। और मजरूआ जमीन के भीतर भी 2 बहुत ही स्पष्ट कानूनी हिस्से होते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला हिस्सा है ज़िरात। ये जमींदार की वो निजी मजरूआ जमीन होती है जिस पर वास्तव में खेती का काम चल रहा है। मतलब खेती हो रही है उस पर। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी होती है मजरूआ खास। जी। ये वो उपजाऊ और कृषि योग्य जमीन है जिस पर फिलहाल खेती नहीं की जा रही है। इसके बजाय जमींदार या मालिक ने इसका इस्तेमाल किसी खास काम के लिए करना शुरू कर दिया है, जैसे कि वहां अपने रहने के लिए घर बना लिया हो या अस्तबल और खलियान बना लिया हो। इसका मतलब है कि जमीन की प्रकृति उपजाऊ है, लेकिन उसका वर्तमान उपयोग बदल दिया गया है। और इसी मजरूआ का बिल्कुल विपरीत रूप होता है गैर मजरूआ जमीन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो जमीन है जहां कृषि या खेती नहीं हो सकती। जी, गैर मजरूआ। ये कोई पथरीला इलाका हो सकता है, घना जंगल हो सकता है, या फिर कोई दलदली जमीन हो सकती है। इस गैर मजरूआ जमीन को भी कानूनी तौर पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा गया है, और यहीं से अक्सर विवादों की शुरुआत होती है। कैसे? पहला है गैर मजरूआ आम। यहाँ आम शब्द का मतलब आम जनता या सार्वजनिक उपयोग से है। ये वो जमीन है जिसका इस्तेमाल पूरे गांव या समाज के लोग मिलकर करते हैं, जैसे गांव का चारागाह जहां मवेशी चरते हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान, गांव का खेल का मैदान, सड़कें या फिर कोई सरकारी स्कूल या अस्पताल का परिसर। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, और इस जमीन की सबसे बड़ी और अहम खासियत यह है कि इसकी बंदोबस्ती यानी व्यक्तिगत सेटलमेंट किसी एक व्यक्ति के नाम पर कभी नहीं की जा सकती। कोई भी रसूखदार व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि सड़क या शमशान की जमीन पर उसका निजी मालिकाना हक है। और इसका दूसरा प्रकार है गैर मजरूआ खास। ये वो बंजर या अकृषि योग्य जमीन है
जो सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए चिन्हित नहीं है, बल्कि ये किसी निजी व्यक्ति के कब्जे में हो सकती है। सरकार के पास पूरे राज्य में ऐसी बहुत सी जमीनें होती हैं और सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वो समय समय पर इस गैर मजरूआ खास जमीन की बंदोबस्ती कर सके। और बंदोबस्ती की यह प्रक्रिया कल्याणकारी राज्य का एक अहम हिस्सा है। सरकार इस गैर मजरूआ खास जमीन को किसी गरीब और बेघर व्यक्ति को घर बनाने के लिए दे सकती है। ये भूमिहीन किसानों को बांटी जा सकती है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। मतलब सोशल वेलफेयर के लिए। बिल्कुल। यहां तक कि समाज की मुख्य धारा में लौटने वाले सरेंडर कर चुके माओवादियों के पुनर्वास के लिए भी अक्सर इसी जमीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें एक नई शुरुआत मिल सके। और यहीं पर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा सामने आता है, औद्योगिकरण और जमीन का आवंटन। अक्सर न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में ये देखने को मिलता है कि सरकार ने किसी बड़े उद्योगपति या मल्टीनेशनल कंपनी को ₹1 में या बेहद मामूली लीज पर सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी। आम धारणा में इसे तुरंत एक बड़े घोटाले या जमीन की लूट के रूप में देखा जाने लगता है। स्रोत सामग्री इस संवेदनशील मुद्दे को एक बहुत ही तटस्थ और कानूनी नजरिए से स्पष्ट करती है। जब भी राज्य सरकार किसी कंपनी को सस्ती दर पर जमीन लीज पर देती है तो वो जमीन अक्सर यही गैर मजरूआ खास जमीन होती है। अच्छा। कानूनन सरकार किसी आम सार्वजनिक जमीन या किसी किसान की उपजाऊ मजरूआ जमीन को रातों रात ऐसे ही उठाकर किसी उद्योग को नहीं दे सकती। इसके पीछे सरकार का आर्थिक तर्क ये होता है कि राज्य में बड़े कारखाने लगें, आर्थिक विकास की गति तेज हो और सबसे बड़ी बात, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। यह औद्योगिक नीतियों के तहत एक पूरी तरह से स्थापित और वैध कानूनी प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। एक तरफ कानूनी और आर्थिक विकास का तर्क है जो इसे सही ठहराता है, लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच जो अविश्वास पैदा होता है उसका कारण अक्सर ये होता है कि उन विशिष्ट कंपनियों का चुनाव किस पारदर्शिता के साथ किया गया। जब आवंटन की प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी लगती है, तभी ऐसे कानूनी कदम भी विवादों के घेरे में आ जाते हैं। ये सच है कि पारदर्शिता ही किसी भी व्यवस्था में जनता का भरोसा कायम रखती है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब नज़र आदिवासी समुदायों की उस समृद्ध विरासत और उनके द्वारा तैयार की गई जमीनों के इतिहास पर जाती है। जरा उस समय की कल्पना की जाए जब सदियों पहले आदिवासी समुदाय के पूर्वज पहली बार इन इलाकों में आए होंगे। चारों तरफ सिर्फ घने खूंखार जंगल और पथरीली झाड़ियां रही होंगी। एक बहुत ही दुर्गम माहौल। हाँ, उन दुर्गम जंगलों को काटकर अपनी अथक मेहनत और पसीने से उन्होंने जो जमीनें खेती के लायक बनाई, उसे साधारण जमीन नहीं माना जा सकता। इसी ऐतिहासिक मेहनत को सम्मान देते हुए कानूनों में इन्हें एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया है। और इस विशेष दर्जे में सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है खूंट कट्टी जमीन का। खूंट का शाब्दिक अर्थ होता है पेड़ या जंगल का ठूंठ। तो मुंडा जनजाति के मूल प्रवर्तकों ने पीढ़ियों पहले खूंट काटकर और जंगलों को साफ करके जो जमीन तैयार की, उसे खूंट कट्टी कहा गया। खूंट कट्टी, हाँ। इस जमीन की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता ये है कि इस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का सामूहिक स्वामित्व यानी कम्युनल ओनरशिप होता है। इसे बाजार में बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि झारखंड के प्रसिद्ध खूंटी जिले का नाम भी इसी खूंट शब्द और खूंटकट्टी परंपरा से ही पड़ा है। अरे वाह, ये इतिहास को समझने का एक शानदार नजरिया है। और मुंडा जनजाति की खूंटकट्टी की तरह ही उरांव जनजाति के पूर्वजों ने जो जमीनें तैयार की, उन्हें भुइहरी जमीन के नाम से जाना जाता है। इस भुइहरी जमीन का दस्तावेजी इतिहास तो और भी ज्यादा प्रामाणिक है। जी बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि 1869 में बाबू राखालदास हल्दर नाम के एक समर्पित सरकारी अधिकारी ने रांची और उसके आसपास के इलाकों का एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण किया था। उन्होंने 2482 गांवों में पैदल घूम घूमकर इन भुइहरी जमीनों की पहचान की और उनके पक्के दस्तावेज तैयार किए। और भुइहरी जमीन को बचाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वे बेहद सख्त हैं। ये जमीन सिर्फ और सिर्फ वंशानुगत तरीके से यानी हेरेडिटरी तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती है। इसका मतलब है कि एक उरांव परिवार की जमीन सिर्फ उसी के वंशजों को मिलेगी, किसी और को नहीं मिल सकती। इसे किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना तो दूर की बात है, उसी जनजाति के किसी दूसरे उरांव व्यक्ति को भी ये जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती। कानूनी तौर पर इस जमीन का स्वरूप या नेचर
किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। और यही वो बिंदु है जो आज के समय में खास तौर पर शहरीकरण के इस दौर में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। जब रांची जैसे बड़े शहर के बीचों बीच बनी कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक इमारत या कोई आलीशान अस्पताल विवादों में आता है और उसे अवैध घोषित कर तोड़ने की बात चलती है, तो उसके पीछे अक्सर यही मूल विवाद होता है। सही कहा। सवाल ये उठता है कि क्या वो कंक्रीट की इमारत किसी भूइंहरी जमीन पर तो नहीं खड़ी कर दी गई? अगर वो जमीन मूल रूप से भूइंहरी है, तो सरकारी दफ्तरों में कागजों की चाहे जितनी भी हेराफेरी कर ली जाए, कानूनी तौर पर उसका स्वरूप बदलना पूरी तरह से अवैध ही रहेगा। यह गहराई जानने के बाद जमीन घोटालों से जुड़ी अखबारों की खबरें पढ़ने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि पुराने जमाने का जो राजस्व या टैक्स लगाने का सिस्टम था, वो आधुनिक व्यवस्थाओं से भी कहीं ज्यादा वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण और जमीन की हकीकत से जुड़ा हुआ था। हाँ, उस समय के राजा या जमींदार पूरे राज्य में हर जमीन पर एक जैसा अंधाधुंध टैक्स नहीं लगाते थे। हाँ, राजाओं की जमीन को भी बहुत स्पष्ट तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया था। एक थी मजियस जमीन। मजियस बिल्कुल निजी जमीन हुआ करती थी। जाहिर है राजा खुद को तो टैक्स चुकाएगा नहीं, इसलिए ये जमीन पूरी तरह से कर मुक्त होती थी। इसके अलावा दूसरी जमीन थी राजहंस। ये वो जमीन थी जो राजा अपनी प्रजा या अन्य लोगों को खेती करने के लिए देता था, और इसी जमीन की उपज पर कर यानी टैक्स लिया जाता था। लेकिन ये टैक्स कितना होगा, इसका निर्धारण किसी मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि जमीन की भौगोलिक संरचना के आधार पर होता था। टोपोग्राफी के आधार पर। जी, झारखंड की जमीन की टोपोग्राफी उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदानी इलाकों जैसी एकदम समतल नहीं है। यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ और ढलान वाली है। तो जो निचली जमीन होती है, जो एक बेसिन की तरह होती है, जहां बारिश का पानी ढलान से बहकर आकर ठहरता है, उसे दोन कहा जाता है। दोन। पानी रुकने की वजह से ये जमीन बहुत उपजाऊ होती है, और इसके विपरीत जो ऊपरी जमीन होती है, जहां से पानी तेजी से बहकर नीचे निकल जाता है और जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ और सूखी होती है, उसे टाड़ कहा जाता है। तो उस दौर में टैक्स की दरें भी इसी दोन और टाड़ की गुणवत्ता के हिसाब से तय की जाती थीं। सबसे बेहतरीन, उपजाऊ और पानी से भरपूर दोन जमीन को छत्तीसा का नाम दिया गया था। राजा का स्पष्ट नियम था कि इस जमीन पर तो अनिवार्य रूप से नगद कर देना ही होगा, चाहे किसी साल मौसम की वजह से फसल अच्छी हो या ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन की क्षमता बेहतरीन थी। बिल्कुल। इसी छत्तीसा का एक और प्रकार था मुरली छत्तीसा, जो उपजाऊ तो थी, लेकिन उस पर कर देने का कोई लिखित अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। इसके बाद नंबर आता था उठकर जमीन का। यह दोन और टाड़ के बीच की थोड़ी ऊपरी जमीन थी, जहां पानी हमेशा नहीं ठहरता था। राजाओं को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि यहाँ हर साल बम्पर पैदावार नहीं हो सकती। लॉजिकल है। इसलिए इस जमीन पर जो कर लगाया जाता था, वो छत्तीसा के मुकाबले सिर्फ 50% यानी आधा होता था। और उसमें भी सबसे बड़ी राहत ये थी कि ये आधा टैक्स भी सिर्फ उसी साल देना पड़ता था जब उस जमीन पर वास्तव में फसल उगी हो। अगर सूखा पड़ गया या फसल नहीं हुई तो किसान पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ये न्याय और समझदारी का कितना बेहतरीन उदाहरण है। और फिर एक विशेष प्रकार की जमीन थी कोड़कर। इसे झारखंड के अलग अलग इलाकों में जल शासन, अरियत या भालाखंडवत जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये वो बंजर या जंगली टांड जमीन थी जिसे किसी मेहनती किसान ने खुद अपने हाथों से जंगल काटकर, कुदाल से मिट्टी कोड़कर खेती के लायक बनाया था। बहुत मेहनत का काम। हाँ, अब ये तो तय है कि नई तैयार की गई जमीन को पूरी तरह उपजाऊ होने में कई सालों का समय लगता है। इसलिए उस समय का नियम था कि शुरुआत के 3 से 5 साल तक इस नई जमीन पर किसान से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और जब वो जमीन पूरी तरह तैयार होकर फसल देने लगेगी, तब भी उस पर छत्तीसा का सिर्फ आधा टैक्स ही लागू होगा। क्या बात है। ये पूरी व्यवस्था आज के जमाने के स्टार्टअप कल्चर जैसी लगती है। जैसे आज सरकार नए स्टार्टअप्स को शुरुआती सालों में पैर जमाने के लिए टैक्स हॉलिडे देती है, ठीक वैसे ही उस जमाने में कोड़कर जमीन बनाने वाले किसानों को ये विशेष टैक्स हॉलिडे मिलता था। स्टार्टअप्स के साथ ये तुलना इस प्राचीन व्यवस्था की दूरदर्शिता को बहुत अच्छे से समझाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक और लिखित कानूनों के आने से सदियों पहले भी समाज में एक बेहद सुव्यवस्थित और तार्किक व्यवस्था काम कर रही थी। इन्हें रूढ़िजन्य विधियां या कस्टमरी लॉज कहा जाता है। रूढ़िजन्य विधियां? हाँ,
ये वो नियम थे जो किसी मोटी कानूनी किताब या संविधान में दर्ज नहीं थे, बल्कि समाज की सामूहिक समझ, जरूरत और परंपराओं से बने थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। उस दौर की सामाजिक व्यवस्था को चलाने का तरीका भी बहुत अनोखा था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय थी। कोई प्रशासन देखेगा, कोई पूजा पाठ कराएगा, लेकिन आज की तरह महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में सैलरी तो आती नहीं थी। नई सैलरी का तो कोई सिस्टम था ही नहीं। तो ऐसे में जो लोग अपना पूरा समय समाज की सेवा में लगा रहे थे, उनका जीवन और उनके परिवार का पालन पोषण कैसे हो, इस समस्या को सुलझाने के लिए जमीन को ही वेतन या मानदेय का माध्यम बना दिया गया। जो व्यक्ति जो पद संभालेगा, उस पद के लिए आरक्षित जमीन उसी की होगी। इस व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण पद और उनके लिए विशेष रूप से आरक्षित जमीनें थीं। उदाहरण के लिए महतई जमीन। ये जमीन गांव के प्रशासनिक प्रधान यानी महतों के लिए निर्धारित होती थी। अच्छा, महतों के लिए महतोई? बिल्कुल। जब तक कोई व्यक्ति महतों के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा है, उस महतई जमीन पर होने वाली पूरी फसल उसी की होगी। इसी तरह गांव में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ कराने वाले पुजारी या प्रधान के लिए पहन या पान जमीन आरक्षित की जाती थी। इसके अलावा एक जमीन होती थी पनभरा। यह उन सेवादारों के लिए आरक्षित थी जो ग्राम सभा की बैठकों, पंचायतों या सार्वजनिक आयोजनों में लोगों को पानी पिलाने और अन्य जरूरी सेवाएं देने का काम करते थे। एक और प्रकार था भेंट खेता या बेट खेता जमीन। वो क्या थी? ये जमीन उन लोगों को दी जाती थी जो राजा के यहाँ मुफ्त में सेवा या बेगारी करते थे, ताकि इस जमीन की उपज से उनके परिवार का पेट भर सके। इन प्रशासनिक और सेवा जमीनों के अलावा कुछ जमीनें तो पूरी तरह से आस्था और आध्यात्म से जुड़ी थीं, जैसे डाली कटारी जमीन। डाली कटारी, जी। इस जमीन की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इसकी उपज का इस्तेमाल किसी भी इंसान के निजी उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता था। ये पूरी तरह से देवताओं की पूजा पाठ, अनुष्ठानों और उन्हें समर्पित करने के लिए आरक्षित थी। इसके साथ ही भूत खेता वो विशेष जमीन थी जो गांव के पूर्वजों, मृत आत्माओं या स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अलौकिक शक्तियों को समर्पित की जाती थी, ताकि गांव पर कोई विपत्ति ना आए। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि मजरुआ, भुईहरी, खुंटकट्टी या कोलकर जैसे भारी भरकम और जटिल लगने वाले शब्द सिर्फ इतिहास की बंद किताबों में दबे हुए मुर्दा शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज भी जिंदा हैं। ये आज भी जिंदा है और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आज भी जब भी झारखंड में कोई जमीन खरीदने की प्रक्रिया होती है तो उसके कागजातों में, खतियान में खाता नंबर, प्लॉट नंबर और खसरा नंबर के साथ यही इतिहास धड़कता हुआ मिलता है। और अगर झारखंड के धीमे विकास के कारणों की तह तक जाना हो या यहाँ के रोजाना उभरने वाले जमीनी विवादों को सही मायने में समझना हो, तो बिना इन शब्दों को जाने और इनके पीछे के सदियों पुराने संघर्ष को समझे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिल्कुल सही। ये शब्द महज कानूनी परिभाषाएं नहीं हैं, ये एक पूरे समाज का जीवन दर्शन, उनका संघर्ष और उनका अपनी जमीन के साथ जुड़ाव है। अब अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बिल्कुल नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है, जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। आज के समय में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल रहा है। बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक पल के लिए ये कल्पना की जाए कि अगर बारिश की लगातार कमी के कारण सदियों से पानी से भरी रहने वाली और सबसे उपजाऊ मानी जाने वाली दोन जमीनें पूरी तरह सूख जाएं और बंजर टार जमीनों में तब्दील हो जाएं, तो क्या होगा? क्या पर्यावरण के इस भयानक बदलाव के सामने हमारी ये ऐतिहासिक, सख्त और रूढ़िजन्य विधियां खुद को ढाल पाएंगी? बहुत गहरा सवाल है। क्या जमीनों के ये सदियों पुराने तयशुदा प्रकार इस नई पर्यावरणीय सच्चाई का सामना कर सकेंगे, या फिर भविष्य में पूरे राज्य के लिए एक बिल्कुल नए और आधुनिक भूमि सर्वेक्षण की जरूरत आन पड़ेगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वाकई इस पर सोचने की जरूरत है। बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अगली बार जमीन के कागजातों या अखबारों में इनमें से कोई भी शब्द सामने आएगा तो वो बिल्कुल अजनबी या उलझाने वाला नहीं लगेगा। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।